आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र किया है। क्या ट्रंप ही रूस यूक्रेन मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाने का जरिया है? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ राष्ट्रपति पुतिन, क्योंकि शायद ट्रंप ही एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो यूक्रेन से बातचीत कर रहे हैं, ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर लाया जा सके और कोई समझौता हो सके। उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की को चेतावनी दी है, अगर बाइडेन या ओबामा होते तो ये प्रस्ताव बिल्कुल नहीं दिया जाता। क्या वही जरिया है? खैर, मैंने ये बात एंकरेज में कही थी और मैं सच कह रहा था। मैंने तब भी कहा था कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते, अगर उनके साथ चुनाव में धांधली न हुई होती, क्योंकि आप जानती हैं голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам. डाक द्वारा मतदान निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के किसी भी मानक के अनुरूप नहीं था, लेकिन उन्हें जीतने से रोका गया अगर वो राष्ट्रपति होते। हालांकि ऐसा नहीं होता। शायद उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर ज्यादा ध्यान दिया होता। Я ведь уже в последние дни пребывания у власти राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के आखिरी दिनों में मैंने उनसे फोन पर बात की थी। मैंने उनसे बात की और उन्हें ये बात बताई। администрация тогда не прислушалась к нашим предложениям, которые были. लेकिन तत्कालीन प्रशासन ने दिसंबर 2021 में दिए गए हमारे प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया। खैर, मैं क्या कहूँ, शायद अगर राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में होते तो स्थिति अलग होती, लेकिन मैं उन्हें एक सहकर्मी मानता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, प्रशासन का वर्तमान रवैया भी काफी हद तक वैसा ही है। Отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же, и у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध भी है जो इसी सम्मान पर आधारित है, लेकिन निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को रूस और यूक्रेन को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा, जबकि अमेरिका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोगी एक ऐसा माहौल बना सकते हैं और गारंटर के रूप में कार्य कर सकते हैं, और यही हमारी मान्यता है। राष्ट्रपति पुतिन, हम SPIEF 2026 में बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। जब यूक्रेन द्वारा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सक्रिय रूप से निशाना बनाया जा रहा है, तो आप वास्तव में एक स्थिर आर्थिक भविष्य कैसे प्रदान कर सकते हैं और निवेशकों को रूस में कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? आप जानती हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर ये हमले स्पष्ट रूप से कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि वे निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि जब निवेशक अपने निवेश के निर्णय लेते हैं तो वे हमेशा जोखिमों और उनकी जटिलता के पूरे संचय को ध्यान में रखते हैं। कल मेरी प्रमुख मीडिया संस्थाओं के साथ बैठक हुई और हम सभी इस बात पर सहमत थे कि हमें अपनी सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने में योगदान देना होगा। हमें अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा और हम ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि बड़े व्यवसाय हमेशा दीर्घकालिक रणनीति अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय सबसे पहले उस अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी धारणा से निर्देशित होते हैं जिसमें वे निवेश करना चुनते हैं। हम रूसी अर्थव्यवस्था में हो रही घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं और हम इसे देख रहे हैं। GDP वृद्धि में कमी, हालांकि ये सब बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये रूसी अर्थव्यवस्था की नींव और स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए सुनियोजित कदम हैं। हम जानबूझकर रूसी अर्थव्यवस्था को ठंडा करने के लिए प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों पर नजर रख रहे हैं और मैं आज आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न तो कल और न ही निकट भविष्य में हमें कोई खतरा दिखाई देता है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि हमारे कामों से कुछ परिणाम मिल रहे हैं और मुझे पता है कि इस हॉल में अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कई सहकर्मी बैठे हैं। हम उनके साथ नियमित बैठकें करते हैं। हम सभी सवालों और मुद्दों पर चर्चा करते हैं और मैं रूसी श्रोताओं से जो अपील करना चाहता हूं, जिसे विदेशियों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो ये है कि प्रमुख नीतिगत ब्याज दरों की हालत इतनी खराब है कि निवेश प्रक्रियाएं मुश्किल हो रही हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से ये सच है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधारभूत तत्व मजबूत बने हुए हैं।
जिससे हमें ये विश्वास करने की वजह मिलती है कि रूस निवेश के लिए आकर्षक बना हुआ है, न केवल रूसी निवेश के लिए बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भी। और हम मानते हैं कि इसमें रुचि है, हम इसे देखते हैं और निश्चित रूप से हम अपने साझेदारों का स्वागत करेंगे। Будем приветствовать наших партнеров. You're saying that, but in your speech you have set ambitious ठीक है, goal. आप ये कह रहे हैं, लेकिन अपने भाषण में आपने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, एक नए निवेश चक्र की शुरुआत करना। लेकिन आपने खुद कहा कि पिछले साल 2.3% की गिरावट आई है। फिर आप युद्धों, प्रतिबंधों, जमे हुए संपत्तियों के माहौल में विकास कैसे करेंगे? और जब आप संप्रभुता की बात करते हैं, तो आप रूस में विदेशियों को आमंत्रित करने के साथ इसे कैसे संतुलित करेंगे? ओह, ये थोड़ा पेचीदा है। देखिए, आप युद्धों, प्रतिबंधों की बात कर रही थीं, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी भी विकासशील है, सब कुछ स्थिर है। रूस में घरेलू बाजार भी बढ़ रहा है, रूसी जनता का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कहा था, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था। 2030 तक हम गरीबी स्तर को घटाकर 7% करना चाहते हैं। वास्तव में हमने 2026 में ही 6.7% का स्तर हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमने इसे उम्मीद से भी पहले हासिल कर लिया है। रूसी अर्थव्यवस्था के प्रमुख वृहद आर्थिक आधार स्थिर हैं। यही वजह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद, और यह सच है कि बाधाएं हमेशा आती रहती हैं, रूसी अर्थव्यवस्था की खुशहाली के आधार स्थिर बने हुए हैं और आगे के विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी हमेशा आज के और कुछ मध्यम अवधि और उससे आगे के भविष्य के सभी जोखिमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करती है। Внимательно смотрит за всеми, повторяю еще раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो जोखिमों की सभी जटिलताओं का विश्लेषण करने के बाद काम करने और व्यवसाय करने के इच्छुक हैं। लेकिन निश्चित रूप से देर सवेर हम उन जोखिमों को खत्म होते देखेंगे। जहां तक सैन्य कार्रवाई की बात है, हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किसी न किसी बिंदु पर वे पूरी होंगी, और वे तभी पूरी होंगी जब हमने अपने लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए होंगे। जहां तक प्रतिबंधों की बात है, तो मैं कहूंगा कि प्रतिबंध लगाने वालों के लिए ये कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। क्या प्रतिबंधों से कोई नुकसान हुआ है? हाँ, $300 अरब फ्रीज किए गए थे, लेकिन अब हमारे पास $500 अरब से अधिक अमेरिकी डॉलर के बराबर राशि है। 300 अरब अमेरिकी डॉलर फ्रीज किए गए थे, अब हमारे पास $500 अरब से अधिक हैं। ये प्रतिबंधों का परिणाम है। क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? हाँ, लेकिन क्या प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी कोई नुकसान हो रहा है? बिल्कुल। विभिन्न आकलन के अनुसार यूरोपीय क्षेत्र को 1.5 से 2.5 ट्रिलियन यूरो तक का नुकसान हुआ है। ये रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से हुआ नुकसान है, और अभी एक तरह का पुनर्मूल्यांकन, एक तरह का संशोधन हो रहा है, और परिणाम स्वरूप कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शायद रूस के साथ साझेदारी के रास्ते पर वापस लौटना बेहतर होगा। हम स्थिति पर बहुत बारीकी से नजर रखेंगे और देखेंगे कि क्या वे साझेदार जिन्होंने 2 या 3 साल पहले रूसी बाजार छोड़ दिया था, हमें इस घटना से कोई खास बुरा अनुभव नहीं हुआ है। हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, और कुछ इच्छुक पक्ष हैं जो वापस आने को तैयार हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम सबसे पहले रूसी व्यवसायों के हित में ही आगे बढ़ेंगे और कार्रवाई करेंगे। Без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом. The fact that there was a recent हाल ही में रूस और चीन के 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। कृपया इस रिश्ते के सार और इसके भविष्य की दिशा पर कुछ प्रकाश डालिए। and where it's headed. 谢谢主持人的提问。正像刚才普京总统所说的， आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, रूस और चीन के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है, और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। पिछले कुछ वर्षों में ये स्थिर रूप से विकसित हुआ है, और हम इस ठोस वृद्धि और स्वस्थ गतिशीलता को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की एक बेहद सफल यात्रा पूरी की।
बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता हुई। ये वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और व्यापार एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में थी। कई समझौते हुए। 在座的各位在全球的媒体中都可以看到，有目共睹，都进行了充分的报道。我在这里呢，表示呢3点。第一呢，就是 इन सभी परिणामों ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और सभी मीडिया ने इसे कवर किया। मैं 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तुति में कहा, चीन और रूस बड़े राष्ट्र हैं। हम पड़ोसी देश हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रूस और चीन के बीच संबंधों का विकास और इन संबंधों की मजबूती तथा सभी क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी सहयोग ये दर्शाता है कि ये दोनों देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही दोनों देशों की समृद्धि और खुशहाली में भी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा ये आधुनिक विश्व में स्थिरता और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 这是我讲的，表明一点。第二呢，就是大家也关心呢，就是中俄务实合作的关系不断的发展，不针对任何 दूसरे, मुझे पता है कि आप हमारे व्यावहारिक सहयोग पर विशेष ध्यान देते हैं और ये किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध नहीं है और न ही ये किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित है। मॉडरेटर ने पहले ही एक प्रश्न पूछा था और आपने उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में हमारा भविष्य का विकास एक रणनीतिक सहयोग और साझेदारी है। ये 30 सालों से विकसित हो रहा है और इस वर्ष हम पड़ोसी देशों के बीच संबंधों और मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस नए ठोस अर्थ के साथ अपने संबंधों को समृद्ध कर रहे हैं और ये न केवल जनसंख्या की खुशहाली में सुधार करता है, बल्कि ये क्षेत्र और पूरे विश्व में स्थिरता और शांति का भी समर्थन करता है। 造福两国人民，还可以为地区和世界的和平与发展做出新的贡献。谢谢。 Now I'll go back to the war. अब मैं युद्ध के प्रश्न पर वापस आती हूँ। ईरान अमेरिका युद्ध, हॉर्मुज जल अड़मरू मध्य पर नाकाबंदी वाकई चिंता का विषय है। रूस इसे किस नजरिए से देख रहा है? वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में आपका क्या आकलन है? इस तथ्य के अलावा कि हाँ, रूस को शायद थोड़ा फायदा हुआ है। ईरान पर नाकाबंदी और हमले का आपका क्या आकलन है? क्या आप इसे उकसाया हुआ मानेंगे या बिना उकसावे के? Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. हाँ, मुझे ईरान की ओर से कोई उकसावा नजर नहीं आता। Договорились, приняли соответствующее соглашение. मेरा मानना है कि किसी बिंदु पर हम सहमत हुए थे, हमने सहमति जताई थी। Под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर IAEA में सब कुछ नियंत्रण में था, लेकिन फिर स्थिति पूरी तरह बदल गई Удар по Ирану, потери в том числе. और इसी के चलते ये त्रासदी हुई जो हम आज देख रहे हैं। Ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, что у нас, безусловно, очень. ये ईरान पर हमला था और इसमें आम नागरिकों की जान गई, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। Хорошие отношения, дружеские, и мы все время. पड़ोसी देशों के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। Нужно воздержаться от ударов по территории. मैंने कल भी यही कहा था और ईरान के सहयोगियों के साथ हमारी बातचीत में भी हम यही कहते रहे कि उन्हें पड़ोसी देशों पर हमले करने से बचना चाहिए, लेकिन उनका जवाब बहुत सीधा होता है। Все руководство страны, и что нам делать, мы वो कहते हैं कि
कि हम पर हमला हुआ है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं और राज्य के सभी नेता मारे गए हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमें इस तरह से जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसलिए इस नजरिए से हाँ, स्थिति बहुत सरल नहीं है। Но мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые अरब देशों के साथ ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम काफी मुश्किल स्थिति में हैं। लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध गतिविधियों को रोकने का निर्णय सही है। приведет к заключению долгосрочного мира. युद्ध विराम से दीर्घकालिक शांति स्थापित होगी। Повторять и тратить на это время और मैंने कई बार कहा है कि 2015 में रूस ने उस समय के संकट को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। совместной работе. Если нет, будем просто надеяться на то, что всем вовлеченным в конфликт अगर नहीं तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सभी संबंधित पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकाल लेंगे।